अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल Awesome, man. Well said. वेल। वालेकुम अस्सलाम। ये आज हमारी पहली क्लास है जो कि हम कर रहे हैं क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज। तो हमारे साथ सर इब्राहिम होंगे जो कि हमें गाइड करेंगे इसके हवाले से। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है आई कोड गुरु का वो आपको दे दूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, ma'am. Visible. थैंक यू। ओके। तो अभी हम जिस प्लेटफॉर्म से अभी हम ऑनलाइन हैं वो है आई कोड गुरु। इसका एक स्पेशल एक मिशन है जो कि है शेयर लर्न एंड ग्रो। शेयर, जो आपके पास नॉलेज है वो क्या करते हैं, हमें शेयर करना है और दूसरों से जो दूसरों के पास नॉलेज होगा वो लर्न करना है एंड देन वी कैन ग्रो टुगेदर। So this is the basic mission of iCode Guru, and the main mission, like other, like or you can say the इनका जो मेन पर्पस है वो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी। लाइक अभी अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमें अगर कोई थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज वगैरह आती भी हैं तो हमें बहुत हर्डल्स पे आती हैं रास्ते में उनको ऑप्ट करने के लिए, उनको गेन करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ऐसे स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी गेन कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल बट ऑल्सो ऑन द इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पे मोस्टली जो है वो हाई टेक स्किल्स जो होती हैं वो अरे दी। ऐसे गिरी ऐसे गिरी। और इसके अलावा जो यहाँ पे हैं इंटरनेशनल मेंटोर्स हमारे पास, हमारे साथ होते हैं, जैसे कि डॉक्टर रिजवान हैं और डॉक्टर जफर शाहिद हैं जो कि हमें इसके हेल्प से फर्दर गाइड करते हैं। मेन फोकस क्या है इसमें, बेसिकली यहाँ पे 10 या 12 लाइक नॉर्मली सेशंस हो रहे होते हैं और डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं जो कि मोस्टली जो वीकेंड्स पर होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लीड कोड के सेशंस होते हैं जिनमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं लीड कोड के वो सॉल्व कराए जाते हैं। इसी तरह प्री आईएलटीएस और जीआरई के कोर्सेज होते हैं, वो स्मूथली रन होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। पाइथन लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बिगनर्स के लिए यहाँ पे सिखाई इसमें जाती पूरा है, दबा। क्लासेस होती हैं। इसी वन तरह टू थ्री। मशीन लर्निंग की होती हैं, देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जो तमाम सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं और इनकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो फेसबुक पर अवेलेबल होती हैं, तो वहां से भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम रिसेंट अचीवमेंट की बात करें वो भी इस आईकोड गुरु प्लेटफॉर्म की मदद से, तो वो है कि यहाँ पे जो भी लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, अब तक उन्होंने 400 प्लस जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स और डिफरेंट हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जो है वो विन किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको हेल्प किया जाता है एक फुली फंडेड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स ऑब्टेन करने में, लाइक स्पेसिफिकली यूएसए को टारगेट किया जाता है उस हवाले से। इसमें से बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स जो हैं वो उनके लिए अवेलेबल हो जाती हैं और इवन के यहाँ पे पोस्ट भी की जाती हैं उनके लिए। इसी तरह से एक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एक पजल डे कोडिंग कंपटीशन जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें यहाँ से 21 टीम्स जो थी, 21 मेंबर्स जो थे वो आई कोड गुरु से थे जिन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया और फर्दर उनको लाइक इवन के कोर्सेज वहां पे टीच किए। इस तरह से यहाँ पे इस चैनल के ऊपर डिफरेंट इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहले एक हैकाथॉन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती थी हर मंथ, लेकिन आजकल जो है वो 2 हैकाथॉन्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। एक और कंपटीशन था कोड इन प्लेस जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वहां पे ऑर्गेनाइज किया और यहाँ से 7 मेंटोर्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे उस कोडिंग कंपटीशन के लिए। इसी तरह से एक और जो बहुत प्रेस्टिजियस गूगल कोड जैम कंपटीशन है वो भी उसमें से भी आई कोड गुरु के जो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स थे पाकिस्तान से, वो तमाम आई कोड गुरु से थे, लाइक 301 स्टूडेंट्स। जो कि ये नंबर तो इंक्रीज हो गया था लास्ट ईयर, उससे पहले ये 70 थे, उससे पहले उससे भी कम। तो इसी तरह से क्या हो गया, क्योंकि उनकी हाईटेक स्किल्स जो हैं, डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हो जाती हैं एंड दे कैन डू गुड इन डिफरेंट कोडिंग कॉम्बिनेशंस। इसके अलावा जो यहाँ पे 3 इंटर्न्स थे उनको इत्तेहाद एविएशन ग्रुप की तरफ से एक इंटर्नशिप ऑफर हुई थी अबू धाबी में। और ये भी इनको जो ये अचीवमेंट मिली थी वो भी इन्हीं हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स की वजह से थे, उनको लाइक जो है वर्ल्ड जो है उनको रिकॉग्नाइज करती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप में से लाइक जो भी न्यू कमर्स हैं, यू पीपल कैन ज्वाइन अस एट www.icode.guru। और अगर आप जो है यहाँ पे कोई भी आपका लेक्चर जो क्लास मिस हो जाए तो आप उसको फेसबुक पर जाकर उसकी रिकॉर्डिंग को जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू सर इब्राहिम। थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू मैम। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल? यस सर, इट्स विजिबल। ठीक है। मैं एक सेकंड पहले से इस बुक का एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दूं। ये बुक काफी फेमस है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू। उसकी अभी हम क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू 6th एडिशन हम करेंगे। ये काफी फेमस बुक है। ये मेरे ख्याल से 10 ईयर्स से ये बुक चल रही है, तो इसका अब हम 6th एडिशन करेंगे। इसमें इसेंशियली लीड कोड की तरह ही है ये। तो इसमें टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ शॉर्ट में। इसमें जिस तरह हम लीड कोड करते हैं, इसमें इसी तरह होते हैं टॉपिक्स। जैसे पहले चैप्टर 1 अभी हम कवर करेंगे, एरेज एंड स्ट्रिंग्स। उसमें फिर हैश टेबल्स, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग बिल्डर। फिर चैप्टर 2 लिंक लिस्ट एंड सो ऑन। लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो सर हम टॉपिक वाइज जाएंगे, और हर टॉपिक में मेरे ख्याल से 8 to 9 प्रॉब्लम्स हैं। तो हर प्रॉब्लम को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनोटेट करूंगा, फिर उसका सोल्यूशन एनोटेट करूंगा, और फिर उसका सोल्यूशन का कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह मैं पहली प्रॉब्लम जरा दिखाता हूँ आपको। मैं चैट देख लूँ, चैट में भी कोई क्वेश्चन है? जी, ये पीडीएफ का क्या, मैं जी जी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ये ग्रुप में इस कॉल के बाद। और वो एक लिंक भी शेयर कर दूंगा कि अगर आपने वहां से डाउनलोड करनी हो तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये implement एक सेकंड, chat देख लो। ओके, थैंक्स, नो प्रॉब्लम। Implement an algorithm to determine if a string has all unique characters। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, और इसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन है, व्हाट इफ यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर जैसे एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाए, हम हैश मैप बनाए या एरे बनाए, तो हम वो नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं डिक्लेयर कर सकते। जो उसने हमें दी होगी इनपुट, उसी को हमने इन प्लेस मॉडिफाई करना है। इसको इन प्लेस मॉडिफिकेशंस कहते हैं। जनरल इंटरव्यूज में होता है कि आप पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन करते हैं, जिस तरह ये है कि इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन इफ अ स्ट्रिंग हैज ऑल यूनिक कैरेक्टर्स। पहले आप ये जब सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। उसमें होता है कि आपको वो फॉलो अप क्वेश्चंस देते हैं। तो इसमें इन दिस केस ये होगा कि व्हाट इफ यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं जरा ये क्वेश्चन जरा एनोटेट कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ए, बी, सी। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, हमें इनपुट में दिया हुआ होगा। इसमें सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। या जिस तरह है जेड, एम, के। और ऑर्डर जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, बस कैरेक्टर कोई रिपीट ना हो। अब जिस तरह इसमें अगर मैं डाल दूं बी, तो अब ये कैरेक्टर रिपीट हो रहा है और ये कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। तो implement an algorithm to determine if a string has all unique characters। इसमें देखिए वन। ये अगर यहाँ तक किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बेशक आप अनम्यूट करके पूछ लें, या चार में भी पूछ सकते हैं। फिर मैं मूव करता हूँ सोल्यूशन की तरफ। हम्म। चलिए हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, हमें ये इनपुट जो होती है स्ट्रिंग में दी हुई होती है। स्ट्रिंग टेक्स्ट होते हैं जैसे। तो स्ट्रिंग्स की भी टाइप्स होती हैं। जैसे ASC2 स्ट्रिंग्स होते हैं, उनमें कम कैरेक्टर्स होते हैं। आई गेस 128 या 256 तक होते हैं। उसके बाद एक टाइप होती है कंप्यूटर साइंस में यूनिकोड स्ट्रिंग। यूनिकोड स्ट्रिंग्स में और भी ज्यादा सिंबल्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल चाइनीज लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स होंगे, या उर्दू के कुछ सिंबल्स होंगे। तो जिस तरह ये एक चाइनीज लैंग्वेज का कुछ सिंबल होगा, तो ये सिंबल यूनिकोड में नहीं होगा, यूनिकोड में होगा। ये सिंगल ASC2 में नहीं होगा। ASCII इसको भी कहते हैं हम। तो उसमें होता है जिसमें कैरेक्टर्स नॉर्मल है हमारे सिंबल्स और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, लेकिन यूनिकोड में होता है कि एक्स्ट्रा भी होते हैं हमारे पास नॉन इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल्स। तो जनरली हमें इंटरव्यूज में करना होता है कि पहले जब हमें वो क्वेश्चन दे, तो हम उनसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस करें, दो तीन, डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ ना जाए, ताकि हम ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए कि वो किस तरह की इनपुट है और हम किस तरह पर सोल्यूशन की तरफ मूव करें। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने, जो हमें बता रहे बुक वाले, हमने पहले पूछना है उनसे कि स्ट्रिंग ASC2 स्ट्रिंग है या यूनिकोड स्ट्रिंग है। इसमें पता है आस्किंग दिस क्वेश्चन विल शो एन आई फॉर डिटेल एंड अ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फॉर दिस केस अभी हम इस बुक में ये एज्यूम करें कि सिंप्लिसिटी के लिए कि जो कैरेक्टर सेट है, जो हमारा इनपुट सेट है, वो ASC2 में। ASC2 में कंपैरेटिवली कम कैरेक्टर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये ना होता, यूनिकोड होता, तो हमें बस स्टोरेज का साइज इंक्रीज करना पड़ता। यूनिकोड में और भी एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं। तो अब ये सोल्यूशन एक्सप्लेन करें। वन सोल्यूशन इज टू क्रिएट एन एरे ऑफ बुलियन वैल्यूज
ये मैं आपको, where the flag at index I indicates whether the character I in the alphabet is contained in the string। तो इसमें essentially ये कह रहा है, जिस तरह हमें ये इनपुट में देगा A, B और C, उसको हम कन्वर्ट कर लें उसकी न्यूमेरिक फॉर्म में। हर जो भी नंबर होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, सॉरी जो लेटर होता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी एक न्यूमेरिक फॉर्म भी होती है। तो वो कह रहे हैं हम उसको उसमें कन्वर्ट कर लें न्यूमेरिक फॉर्म में, वो उस इंडेक्स पे जाके एरे में इंक्रीमेंट कर दे बाय वन, और फिर जब भी कोई इंडेक्स पे टू आ जाए ना, इसका मतलब है कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। तो ये नहीं वो इसका मतलब है यूनिक नहीं है। मैं एक सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह ए, बी, सी और ए। अब इसी तरह एक फंक्शन होता है, ये बिल्ट इन होता है, उसमें वो किसी भी कैरेक्टर पर, जैसे ये ए है, उसको कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर तो न्यूमेरिक उसमें चलता है। जैसे बिल फॉर हम इसमें ज्यूम करते हैं कि ए की न्यूमेरिक फॉर्म आ गई टू, तो वो इंडेक्स टू पे जाएगा हमारा सोल्यूशन, वहां इंक्रीमेंट कर देगा बाय वन। फिर जैसे बी की न्यूमेरिक फॉर्म हो गई थ्री। ये मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, जनरली वैल्यूज वो ए की मेरे ख्याल से 97 या 98 होती है, लेकिन ये कंप्यूटर में बिल्ट इन मेथड होता है, ये हमें खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बी की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हो गई थ्री, वो उस इंडेक्स पे जाएगा एरे में और इंक्रीमेंट कर देगा बाय वन। इसके बाद सी की जैसे न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हो गई फोर, तो वो जाएगा एरे में उस इंडेक्स पे जाके वन से इंक्रीमेंट कर देगा। अब यहां तक हो गया, ये भी हो गया। वापस ए पे जाएगा, ए को न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया टू, टू पे जाएगा सेकंड इंडेक्स पे एरे में, वहां इंक्रीमेंट वैल्यू टू आ जाएगी। तो जब भी वो देखेगा वैल्यू कोई बड़ी आ रही है वन से, तो इसका मतलब है कैरेक्टर यूनिक नहीं है, कोई कैरेक्टर रिपीट कर रहा है, दूसरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा जो ही वैल्यू वन से इंक्रीज होगी। सोल्यूशन क्लियर हुआ किसी को? मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। तो ये रिपीट करना कौन ये कब होगा और किस सिचुएशन में होगा? चलिए फिर कोड की तरफ मूव करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है ये जो आप बता रहे थे ये कब और किस सिचुएशन में रिपीट होगा? जी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप काइंडली फिर से पूछेंगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये जो बताई कंडीशन, ये कौन सा क्वेश्चन है या कौन सी कंडीशन होगी तो हम ये प्रोसेस होगा? डिस्कनेक्ट हो गए, सॉरी मेरा इंटरनेट मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। अब आप काइंडली फिर से पूछ रहे हैं वो। हेलो आप सर, बेशक आवाज आ चैट में रही है? पूछ जी जी सर, अब आ रही है। सर क्वेश्चन ये पूछना था कि ये आपने जो लॉजिक एक्सप्लेन करी थी ये किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी? हमने हमने इन प्लेस ऑपरेशंस करने, जैसे इसमें हमें वो, इसमें हम जैसे हमने कोई चेक करने हो ना कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करना हो, उसमें ये वाली लॉजिक यूज होगी। जिस तरह इसमें हम कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करें, तो इन दिस केस ये लॉजिक सही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेकंड, ए, बी, सी। मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई होगी या कुछ ऐसी कंडीशन होगी उसमें हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि यूनिक है या रिपीटेशन तो नहीं हो रही, तो तब ये लॉजिक ये आई थिंक यूज होगी। जी जी तब होगी। ये भी हम, ये 1.1 है ना क्वेश्चन, ये 1.2 1.3 1.4, उनमें इसी तरह की वैल्यू यूज हो रही है लॉजिक। मेरे लिए भी नहीं थी कि इसमें आप किसी कैरेक्टर को जो इंग्लिश में है उसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, एरे में जाके उस इंडेक्स पे इंक्रीमेंट कर दें। तो ये वाली लॉजिक है। ये उस तरह भी हो सकता है कि आप चाहें तो हैश मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, कि हैश मैप पे सबकी काउंट स्टोर कर लें। फॉर एग्जांपल इसमें ए की काउंट वन है, बी भी वन है और देन सी भी वन। तो इस तरह हम हैश मैप के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर जब इसकी काउंट, जैसे ये एक और ए आ जाए, तो इसकी काउंट इंक्रीमेंट कर दें बाई टू, तो ये टू हो जाएगा। एक तो जनरल सोल्यूशन ये था, लेकिन ये वाला सोल्यूशन इस ये भी हम यूज कर सकते हैं कंपैरेटिवली। इसमें 128 की हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये आपको हो गया क्लियर? मैं फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर, हो गया clear। जी जी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वी कैन ऑल्सो इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स इफ द स्ट्रिंग लेंथ exceeds the number of unique characters in the alphabet।
After all, you can't form a string of 280 unique characters out of a 128 character alphabet. अगर लेंथ उसकी 128 से बड़ी हो तो हम ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें जिस तरह हमारे पास गिवन लेटर्स, ये एक छोटी एग्जांपल है, ए बी और सी हो. इस केस में 128 हमारे पास ASC2 में कैरेक्टर्स होते हैं, ये ABC. और जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 4 हो तो हमें पता है ऑटोमेटिकली रिपीटेशन हो रही है. बिलफर्ज अगर हम कोई भी स्ट्रिंग बनाए ABC, हमने लेंथ 4 का रखना है और इन तीनों में से कोई कैरेक्टर यूज करना है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिपीट होगा. इन दिस केस हम बी लिख देते हैं तो रेपिटेशन हो रही है ऑटोमेटिकली. तो हमें पता है कि अगर कोई भी जो ये इनपुट स्ट्रिंग है ना, ये इसकी लेंथ अगर टोटल सेट ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास उससे बड़ी है तब तो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न कर दें. तो इन दिस केस ये होता है कि ASC2 में 128 होते हैं टोटल जो सिंबल्स होते हैं. तो अगर 128 से बड़ी कोई भी हमें इनपुट दी जा रही है तो उसका तो मतलब ऑटोमेटिकली कि कोई ना कोई कैरेक्टर तो रिपीट हुआ होगा. सारे तो यूनिक नहीं है, कोई एक कैरेक्टर भी रिपीट होगा तो फिर तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है. इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग में बेस केस, कि सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम डिफाइन कर लें कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कोड चलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं. तो इन दिस केस ये बेस केस होगा. जब कोड की तरफ आते हैं, कोड नहीं सर कर रहे, बूलियन इज. जी जी, आपको क्वेश्चन था कोई? सर एक चीज क्लैरिफाई करनी थी, ये जो 128 कैरेक्टर अल्फाबेट है, ये 128 इसकी न्यूमेरिक ASCII वैल्यू है या 128 टोटल क्वांटिटी ऑफ अल्फाबेट्स है? 128 जो है ASC2 में जिस तरह सिंबल्स होते हैं ना, लेटर्स होते हैं फिर सिंबल्स होते हैं, तो ASC2 में टोटल हमारे पास है ही 128 सिंबल्स हैं. इस तरह ABC फिर इस तरह हैश करके ये सारे सिंबल्स टोटल 128 है. तो हमने शुरू में कहा ना कि हमने इंटरव्यू से पूछा कि स्ट्रिंग ASC2 स्ट्रिंग है. अगर ASC2 स्ट्रिंग है तो सिर्फ वो स्ट्रिंग 128 उन कैरेक्टर्स को यूज करके बन सकते हैं. तो इसमें ये है. इस तरह यूनिकोड होता है उसमें ज्यादा होते हैं सिंबल्स, जिस तरह चाइनीज लैंग्वेज के सिंबल्स हो गए, उर्दू को हो गए. लेकिन ASC2 जो है ना, उसमें होते हैं सिर्फ 128 हमारे पास सिंबल्स. तो अगर हमारा स्ट्रिंग ASC2 की मदद से बना हुआ है तो फिर उसमें अगर 128 से ज्यादा वैल्यूज है उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो रेपिटेशन हुई है. तो ये है इसमें ASC2 में एसेंशियली 128 होती है. ये हो गया क्लियर? यस सर। जी जी clear. ये फंक्शन है बूलियन. बूलियन का मतलब हम ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर सकते हैं, 0 1. इज यूनिक कैरेक्टर ये फंक्शन है, इसको हम स्ट्रिंग पास करते हैं str. सबसे पहले तो यही जो मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ, कि वो उसकी लेंथ चेक करता है. इफ str डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 128, ऑब्वियसली अगर 128 से बड़ी है लेंथ, आपके ASC2 में कैरेक्टर्स 128 है तो उसका मतलब है किसी ना भी तो रेपिटेशन हुई है, सारे यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स. करेक्ट. ये हम बना रहे हैं एक बूलियन डेटा टाइप का कैरेक्टर सेट या एरे. एरे का नाम एसेंशियली न्यू बूलियन 128. अब इसमें हमें ये क्यों किया हमने कि सिर्फ 128 पे साइज सेट कर दिया है, उससे बड़ा भी तो कर सकते थे. सर नॉर्मल एरे बनाते, साइज सेट ही ना करें, वो इंक्रीज होती रहे. इसमें ये है कि 128 का साइज इसलिए सेट किया कि हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स आई 128 सकते हैं. 128 से ज्यादा हमें स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ASC2 में टोटल है 128 सिंबल्स. तो हमें 128 उन सिंबल्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में, और वन वो 128 इंडेक्सेस हम जाएंगे एरे में और वहां इंक्रीमेंट करेंगे. तो इसलिए हमने यहाँ ये बूलियन 128 डिक्लेयर किए. फिर हम चलाते हैं फॉर लूप पूरी स्ट्रिंग की लेंथ पे. इंट वैल्यू, अच्छा ये है स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर अटाई. जो भी कैरेक्टर होगा ना, स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर अटाई, ये उसको कन्वर्ट करता है उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में डॉट कार ऐप से. एक सेकंड, जिस तरह ABC, इंट val इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर टाइप. ये लूप यहां से चल रहा हुआ 0 से 0th इंडेक्स पे ये है कैरेक्टर. अब डॉट कैरेक्टर आज से होगा, यहाँ जो वैल्यू है वो उसकी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो बिलफर्ज जैसे हम अज्यूम कर लें कि ये 9 है, इसकी न्यूमेरिक फॉर्म. इफ कैरेक्टर सेट वैल्यू रिटर्न फॉल्स, अगर पहले से वो है ट्रू तो फिर आपने रिटर्न कर देना फॉल्स. मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं वरना हम ट्रू इंक्रीमेंट कर देंगे. मैं एक सेकंड दिखाता हूँ. ABC और A. इंट वैल्यू हमने पहले कहा स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर अरे, जो पहले इंडेक्स पे है उसकी हमें न्यूमेरिक वैल्यू दे दो. उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई बिलफर्स 9.
ये इफ स्टेटमेंट इस केस में नहीं चलेगी क्योंकि कैरेक्टर सेट पहले से ट्रू नहीं है। तो वो जाएगा कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट, ये एरे है, कौन सी इंडेक्स पे जाएगा, जो वैल्यू आई है आपके पास, वैल्यू क्या है 9, एरे की 9th इंडेक्स पे गया, उसने उसको सेट कर दिया ट्रू, ये हम ट्रू को टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद जाएगा बी पे, बी की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आ गई 10, फिर से वही करेगा स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट आई, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो जाएगा कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट वैल्यू 10th इंडेक्स पे ट्रू कर दें, ये 10th इंडेक्स है, इस पे ट्रू कर दिया। फिर इसी तरह सी के लिए आ जाएगा, बिलफर्स हम अज्यूम कर लेते हैं 11, इसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन आ गई 11, वो जाएगा 11th इंडेक्स पे और सेट कर देगा ट्रू। अब वो इस पे आया है, ये तीन उसने ट्रेवर्स कर लिए, इस पे आया, इसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 9, वो देखेगा इफ कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट वैल्यू, कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट एरे है, उसकी इंडेक्स में जाओ 9th पे, ये क्या ट्रू है पहले से, ये इसमें हमने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन इम्प्लिसिट इम्प्लाइड होता है कि अगर इफ स्टेटमेंट इस तरह लगाई हुई ना और बूलियन है तो इसका मतलब है वो चेक करे ट्रू है, अगर पहले से ट्रू है तो चेक करता है कि पहले से ट्रू है, पहले से ट्रू होने का मतलब ये है कि हम पहले से इसको विजिट कर चुके हैं, पहले से मार्क कर चुके हैं, तो इसका मतलब है पहले से वो कैरेक्टर एक दफा आ चुका है हमारी इनपुट स्ट्रिंग में। तो देखता है इफ कैरेक्टर्स अंडरस्कोर सेट वैल्यू पहले से है तो ऑलरेडी फाउंड दिस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, तो देखता है 9th इंडेक्स में पहले से ट्रू है तो वहां से वो रिटर्न फॉल्स कर देता है और हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि ये एक यूनिक स्ट्रिंग नहीं है, ए बी सी और ए, इसमें रिपीटेशन है, तो ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। तो ये सोल्यूशन किसी को अगर अनक्लियर नहीं है तो बता दें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या आप चार्ट में पूछ सकते हैं। सर एक चीज सर क्लियर ये कर दी, ये जो कैरेक्टर एट है ये सी प्लस प्लस का बिल्ट इन फंक्शन है। जी जी, सी प्लस प्लस में भी जावा में भी ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने हर भी कैरेक्टर जो भी होता है ना इंग्लिश लेटर का, कंप्यूटर 0 1 में काम करता है, सिर्फ नंबर्स में काम करता है, तो हर कैरेक्टर या हर भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड होता है ना, एक सी हो गया या ए हो गया, उसकी एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है। तो ये हम इस तरह एस टी आर डॉट स्ट्रिंग में जाएं डॉट कैरेक्टर आ, जो पहला कैरेक्टर है उसको कन्वर्ट कर दें, तो जो ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो चार्ट में एक सवाल है, डीएसए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं जी, ये जावा है, ये जावा लैंग्वेज है, तो जावा का सिंटैक्स सी प्लस प्लस से सिमिलर ही होता है, पाइथन से थोड़ा एडवांस्ड है ये, लेकिन आपको अगर कुछ क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है यहाँ पाइथन में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बुक उन्होंने जावा में लिखी हुई है। तो ये जावा और सी प्लस प्लस का सेम ही होता है, तो अगर आपको कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, सिंटैक्स अगर आपको ना समझ आ रहा हो। एक सेकंड, अच्छा एक और मैसेज आया, पाइथन की हुई मैंने सर ये हाशिर कोई मसला नहीं, अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना, फॉर लूप्स आपको पता है क्या है, वाइल लूप्स पता है, इफ स्टेटमेंट्स पता है, तो फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज है सिंटैक्स, सिंटैक्स से फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है लॉजिक, यहाँ आपको लॉजिक क्लियर हो जाए आप किसी भी लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ कोई क्लियर नहीं हो रही कोई चीज तो आप पूछ सकते हैं, असल में लिमिटेशन इसलिए कि उन बुक जावा में लिखी हुई है, तो इसलिए हमें वो करनी पड़ रही है। तो आपको कुछ इसमें नहीं क्लियर होता आप बेशक चार्ट में पूछ सकते हैं कि इस लाइन पे क्या हो रहा है, जिस तरह लाइंस है ना 1 2 3, आप कह सकते हैं कि इस लाइन पे क्या हो रहा है, क्योंकि जनरली ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है जावा। अच्छा अच्छा, अगर ये वाला सोल्यूशन किसी को अगर इसमें कुछ भी अनक्लियर है तो पता है, हम स्टार्ट से फिर से कर सकते हैं, या अगर चार्ट में पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर, ये क्रैकिंग कोडिंग जो आप ये करवा रहे हैं, तो सर ये क्या पाइथन में है या डीएसए में, इसमें थोड़ा सा अगर बता दें तो और सर ये कोड को भी दोबारा एक दफा रिव्यू करवा दें। जी जी। अच्छा, पहला सवाल आपका ये था कि ये पाइथन में नहीं, ये है जावा में। तो जावा और सी प्लस प्लस सिंटैक्स तो थोड़ा सेम होता है, पाइथन से थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मेन चीज है आपको एल्गोरिथम समझ आ जाए ना तो लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसीलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता रहूँ। तो पहली बात तो ये कि ये जावा में हो रही है, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये जिस तरह यहाँ लाइंस बनी हुई है ना 1 2 3 4 5, तो आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि इस लाइन पे क्या हो रहा है, जिस तरह देखें पाइथन में भी स्टेटमेंट होती है यहाँ भी है,
तो अगर आपको कुछ समझना हो तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस लाइन पे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये है। मैं भी कोड आप रिपीट करें तो मैं एक सेकंड चार्ट पे एक सवाल देख लूँ। चाहिए, एक सर ने अपनी लिंक्डइन शेयर की हुई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ये कोड फिर से रिव्यू करता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें उन्होंने कहा था कि आपने, सर जी ऐसे रीडिंग से लॉजिक बिल्डिंग हो जाती है क्या? जी जी, हो जाती है असल में। जिस तरह आई कोड ग्रुप है ना, कि आप आसपास 200 लीड कोड क्वेश्चंस के आसपास कर लें तो आपकी फिर लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें भी एसेंशियली यही होता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता आप करते रहेंगे ना तो फिर आपकी लॉजिक बिल्ड होती रहेगी, खुद ही इंटुइशन बिल्ड होती रहेगी आपकी। मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही टाइप के होंगे ना तो पैटर्न मैचिंग करेंगे। जिस तरह आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं कि आपने एक टाइप के इंटीग्रेशन के डेरिवेशन के क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर से आपको क्वेश्चन दिए जाने तो फिर आप कर सकते हैं। और रीडिंग के मैं साथ इसीलिए एनोटेट वगैरह भी कर रहा हूँ, और आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आपको समझना है। चलिए अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड। ए, बी, सी एंड ए। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि यूनिक स्ट्रिंग, हमने वेरीफाई करना है कि स्ट्रिंग यूनिक है या नहीं। अगर यूनिक है तो ट्रू रिटर्न कर दें, यूनिक नहीं है तो फॉल्स। यूनिक की डेफिनेशन ये है कि हर स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर हर अल्फाबेट एक दफा रिपीट हो रहा हो। जिस तरह अगर बिलफर्ज ये होगा ए, बी और सी, तो ये एक यूनिक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर इसी में हमारे पास ए आ जाए, ये जिस तरह आ रहा है, तो ये यूनिक नहीं रहेगा। तो ए, बी, सी और ए, तो अब ये स्ट्रिंग यूनिक नहीं है। ए, बी, सी और ए, क्योंकि उसमें ए दो दफा रिपीट हो रहे हैं। तो मैं एक कोड एक दफा करता हूँ, रीरन। ये फंक्शन है हमारा, इसकी डेटा टाइप बूलियन है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करती है। ये फंक्शन का नाम है इज यूनिक कार्स। ये एक स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है जो हमें देगा। इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 128। अब हमने ये क्यों किया? इसमें यह है कि ASC2, स्ट्रिंग्स की भी दो टाइप्स होती हैं, ASC2 होती है और यूनिकोड होती है। ASC2 में सिर्फ 128 सिंबल्स होते हैं हमारे पास। तो हमने स्ट्रिंग लेंथ इसलिए चेक की कि अगर 128 से बड़ा है स्ट्रिंग तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो रेपिटेशन हुई है। तो इसलिए हमें ऑटोमेटिकली फर्स्ट हम चेक कर देंगे। तो उसके बाद हम डालते हैं ये बूलियन डेटा टाइप की एक कैरेक्टर सेट की अरे बनाते हैं, और उसमें भी 128 की साइज की बनाते हैं। क्योंकि हमें, जी जी, ये शहजाद ने हैंड रेस किया जी, आप पूछ सर सकते हैं सर। एक मैं सजेशन देना चाह रहा था कि आप ऐसा करें, एसकी कोड का टेबल जो है ना ब्राउजर पे, अगर उसकी एक इमेज दिखा दें तो बच्चों को समझने में आसानी हो। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा ब्राउजर आ रहा है आपको नजर? यस, जी मैं, ये पीडीएफ ही नजर आ रही है अभी तो। सर अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर लें आप। अच्छा मैं कर लेता हूँ इसका। ठीक। अच्छा अब कंफर्म करेगा, अब आ रही है नजर? यस सर। ठीक। ये जिस तरह, ये है जिस तरह ये ASC कोड है ये, इसमें 128 टोटल हमारे पास सिंबल्स होते हैं। और हर सिंबल की एक रिप्रेजेंटेशन भी होती है न्यूमेरिकल, जो हम डॉट कार ऐड फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो ये देखेंगे, हाँ, 0 से शुरू हो रहा है और 127 तक जा रहा है, तो टोटल 128 हो गए। स्टार्ट 0 से हो रहा है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो फिर एंड 128 पे होता। चले फिर मैं, अगर यहाँ से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं वापस कोड की तरफ मूव करता हूँ। ये 128 टोटल बनते हैं SC2 में। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ बिलफर्ज 150 है तो इसका मतलब है इन 128 में से कोई उसने दो दफा यूज की है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली फॉल्स है, यूनिक तो ना है। चलिए अब मैं कोड की तरफ वापस मूव करता हूँ। ये इसलिए हमने चेक कर लिया। बूलियन डेटा टाइप की हमने बनाई अरे, कैरेक्टर अंडरस्कोर गेट नाम से। 128 उसका साइज रखा क्योंकि हमें 128 से ज्यादा तो कभी स्टोर करने ही नहीं पड़ेंगे ना, टोटल सिंबल्स ये SC2 में 128 है। फॉर लूप चला है पूरी उसकी लेंथ पे। इंट वैल्यू इज इक्वल टू str डॉट कैरेक्टर एट आई। ये डॉट कैरेक्टर ऐड करता है कि जो भी लेटर होता है ना हमारा, उसको उसकी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह का मैं यहाँ दिखाऊंगा, एक सेकंड।
जिस तरह यहाँ एक कन्वर्जन होती है, ए को जिस तरह उन्होंने 65 में कन्वर्ट कर दिया, या स्मॉल ए को 97 में कन्वर्ट किया, ये तो ये डॉट कैरेक्टर आर्ट फंक्शन से होता है। तो जो भी आप उसको पास करेंगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर, वो उसको कन्वर्ट कर देगा उसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे बी का 98 हो रहा है, सी का 99 हो रहा है। इसमें अगर हमारा इनपुट स्ट्रिंग है ए बी सी एंड देन ए, int val is equal to str डॉट कैरेक्टर आई, आई स्टार्ट 0th इंडेक्स से हुआ है। वो कह रहा है वैल्यू जो है इसको कन्वर्ट कर दो उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में। तो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन इसकी 97 होगी, तो हम जाएंगे एरे की उस इंडेक्स पे, चेक करेंगे क्या ये वैल्यू पहले से ट्रू है, नहीं तो ये तो इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ये 97th इंडेक्स है, उस पे वो अगर ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलती तो वो कर देता है कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट, ये उसका नाम एरे का, ये उसकी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहा है, 97th इंडेक्स को ट्रू कर दो टी। फिर अगली बार आप बी को कन्वर्ट करें उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में, वो 98 होगा, 98 इंडेक्स पे भी ट्रू कर दो। और फिर 99th इंडेक्स है आपकी, उसमें भी ट्रू कर देंगे। अब फिर से आया ए पे, int val is equal to string dot character at I, इस पे आया, इसको कन्वर्ट करेगा इसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन 97। अब ये इफ स्टेटमेंट चलेगी, इफ कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट, ये एरे का नाम है, ये अंडरस्कोर वैल्यू, ये 97th वैल्यू पे जाके देखो कि ट्रू है या नहीं। ये इफ स्टेटमेंट अगर हमने कुछ ना लिखा हो ना, इसका मतलब है कि ये बूलियन चेक कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स। तो उसने 97th इंडेक्स पे जाके चेक किया कि वो ट्रू है पहले से, इसका मतलब है अगर पहले से ट्रू है तो उसका मतलब है वो कैरेक्टर एक दफा तो स्ट्रिंग में आ चुका है, तो फिर फॉल्स कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखें ए 2 दफा आ रहा है, तो देखता है इफ कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट वेल, पहले से मतलब ट्रू है ये, तो आप रिटर्न कर दें फॉल्स। तो देखते हैं पहले से ये ट्रू है तो फॉल्स इसलिए रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग यूनिक नहीं। ये अगर किसी को क्लियर ना हुआ तो फिर से बता दें, और चार्ट में लिख दें बेशक। चलें फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेकंड सर दोबारा बता दें, नो इशू, लॉजिक क्लियर है। अच्छा सारा खान ने कहा, मिस मैम सारा ने कहा दोबारा बता दें, मैं बता देता हूँ। बी सी ए, इसमें पहले वो चेक करेगा क्या इसकी लेंथ 128 से बड़ी है, नहीं, इस केस में तो चलेगा। नई बुलियन, बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। बुलियन डेटा टाइप की एक एरे डिक्लेयर की कैरेक्टर अंडरस्कोर से, उसका साइज रख दिया 128। 128 इसलिए रखा है क्योंकि ASC2 में जो हमारा स्ट्रिंग है वो ASC2 टाइप है, तो उसमें 128 से ज्यादा सिंबल्स होते ही नहीं। फॉर लूप चलाएगा, इंट वैल्यू इज इक्वल टू str डॉट कैरेक्टर एट आई, str हमारा स्ट्रिंग जो इनपुट है, डॉट कैरेक्टर एट, कन्वर्ट करता है उसको न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में आई। आई पे इस वक्त क्या है 0, ये 0 1 2 एंड देन 3, तो उसको कन्वर्ट कर दिया आपने इंटीजर में स्टोर कर लिया। इसकी वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिक उसमें 97। चेक करेगा क्या इस वैल्यू पे, इस इंडेक्स पे पहले से ट्रू हुआ है, ये ट्रू का चेक है, नहीं ये पहले हमारी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो हम करेंगे खुद ट्रू कर देंगे। ये ट्रू हम इसलिए करेंगे, फ्लैग है इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग में, कि अगर आप इस सेट कर रहे हैं ना ट्रू, तो इसका मतलब आपने एक दफा विजिट कर लिया। हम ये भी कर सकते थे या काउंट भी कर सकते थे, तो हमने कर दिया ट्रू, यहाँ टी से मैं ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगली बार हम गए इस इंडेक्स पे 1 पे, int val is equal to string dot character at I, इसको कन्वर्ट कर दिया इसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन में 98 है, वहां जाके हमने ट्रू सेट कर दिया। फिर इसी तरह सी पे हमने ये किया, उसको भी ट्रू सेट कर दिया 99, तो हमारे ये भी ट्रिवर्स हो गया, ये भी ट्रिवर्स हो गया स्ट्रिंग में। int val is equal to str dot character at I, कैरेक्टर एट थर्ड इंडेक्स उसकी में न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन दो, वो क्या है ए की 97,
चेक करता है क्या उस 97th इंडेक्स पे एरे की पहले से ट्रू है। पहले से ट्रू है इसका मतलब एक दफा तो हम विजिट कर चुके हैं, या एक दफा तो क्या कहते हैं कैरेक्टर आ चुका है हमारे पास, तो यूनिक तो ना हुआ। तो इफ कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट वैल, तो देखते हैं कि अच्छा पहले से ट्रू है, तो फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ए बी सी और ए, इसमें दो दफा ए रिपीट हो रहा है, तो ये यूनिक नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, तो आप वरना मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। चलिए अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। एक सेकेंड, क्लियर है अब, ठीक है ना। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस स्कोर इज ओ एन। जिस तरह ये हमारा स्ट्रिंग था, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में देखते हैं वर्स्ट केस में क्या होगी, ए बी सी और ए। तो इन द वर्स्ट केस हमें ये पूरी ट्रेवर्स करनी पड़ी स्ट्रिंग। तो ओ एन का मतलब है कि एक दफा हम पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी, क्योंकि स्पेस कम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज से इंक्रीज नहीं करेगी। ओ वन इसलिए कि हमने एरे तो डिक्लेयर किया है, लेकिन उसका साइज 128 ही रहेगा। जितनी मर्जी बड़ी इनपुट आ जाए, इसका साइज इंक्रीज नहीं होगा। तो इसलिए ओ वन इसने लिखा हुआ है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज ओ वन और कांस्टेंट। उसमें उसने एक और आर्ग्यूमेंट किया कि आप टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप 128 कैरेक्टर्स से ज्यादा कभी नहीं चलेगा। क्योंकि 128 कैरेक्टर ज्यादा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ASC2 में टोटल सिंबल्स ही 128 होते हैं। तो उससे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार उन्होंने बताया कि हम दो तीन तरीके से अपने इंटरव्यू को बता सकते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन भी कह सकते हैं, और हम ओ वन भी कह सकते हैं। ओ वन का मतलब होता है कांस्टेंट, ओ एन का मतलब है कि हम पूरी स्ट्रिंग में हर एलिमेंट को एक दफा टच कर रहे हैं, एक एक दफा इटरेट कर रहे हैं। तो ये अगर किसी को क्लियर ना हो, फिर मैं आगे मूव कर दूँ। सर अगर हम यहाँ पे अरे की बजाय हैश मैप यूज़ करते तो उसका जी जी, जो एग्जैक्टली, ये स्पेस भी कर सकते कॉम्प्लेक्स हैं आप। फिर ऑफ है ना हो जानी। ना, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इसलिए ना होती क्योंकि 128 टोटल सिंबल है ना। वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ये देखते हैं कि वो स्केल किस तरह कर रहा है, जिस तरह यहाँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ वन है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ये नहीं देखते कि आपने डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है नहीं, वो देखते हैं कि इनपुट साइज के साथ वो इंक्रीज करता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल इनपुट ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन मैक्सिमम उसने जो स्टोर करने पड़ेंगे हैश मैप में कैरेक्टर्स 128 ही होंगे ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो इसलिए वो स्पेस उसने कांस्टेंट की है। यहाँ भी हम एरे तो डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन वो 128 से ज्यादा कभी स्टोर नहीं करने पड़ेंगे। इसने ये एक सेकेंड, ये आस्की है, ASC2 कैरेक्टर्स, तो ये टोटल कैरेक्टर्स 128 है। तो जो हमारी स्ट्रिंग इनपुट होगी इन कैरेक्टर्स के थ्रू ही बनी हुई होगी, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स तो हो ही नहीं सकते। तो हमें हैश मैप में कभी भी 128 से ज्यादा सिंबल्स की काउंट नहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ओ वन, हम डिक्लेयर तो करें डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन वो इनपुट के साथ इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसलिए ओ वन। ये आपको हुआ क्लियर? और ठीक है, अगर हो गया तो मैं आगे चलता हूँ। सर व्हाट एन रिप्रेजेंट्स इन टाइम कम्प्लेक्सिटी। एन ये रिप्रेजेंटेशन होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी की। जिस तरह वो वन का मतलब है, एन कहते हैं हम इनपुट साइज को। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एन इज इनपुट, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन सर इनपुट। ओ वन का मतलब होता है कि कांस्टेंट है। इस तरह ये चेक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि जितनी इनपुट बढ़ेगी ना आपकी, उतना आपका एल्गोरिदम का रन टाइम नहीं इंक्रीज होगा, एल्गोरिदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस। तो अगर जिसना इसमें ओ एन है, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को एक दफा ट्रवर्स करना पड़ा है, तो एन इसेंशियली इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, या इनपुट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये आपको हो गया क्लियर? मैं फिर आगे मूव करता हूँ। यस सर, ओके, थैंक यू। इसमें भी इसेंशियली वही लॉजिक है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें लॉजिक वही है, इसमें बस वो बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये थोड़ा इस स्टेज पे कॉम्प्लेक्स है, मैं इसलिए इसको भी स्किप कर रहा हूँ। लॉजिक इसेंशियली यही है। अच्छा, अब ये आगे हमारे फॉलो अप क्वेश्चंस। जनरली टेक्निकल इंटरव्यूज में ये होता है कि आप पहले तो सोल्यूशन करते हैं, जिस तरह भी आप मतलब कोई भी सोल्यूशन। ठीक क्वेश्चन है कोई?
अच्छा चलो, नो सर। अगर फिर आपने जब जी जी मैम प्लीज गो है। नो सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके ठीक है सर। टेक्निकल इंटरव्यूज में ये होता है कि आप पहले तो आपने बस प्रॉब्लम में कोई भी सोल्यूशन देना होता है जो रन कर रहा हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम होता है आपसे कि आपसे वो एडिशनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम करो या टाइम कम्प्लेक्सिटी कम करो एंड सो। तो फॉलो अप क्वेश्चंस कहते हैं इनको। अब जिस तरह इसमें हमने एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें डेटा स्टोर किया, जिस तरह एरे हो गई, हैश मैप, लिंक लिस्ट, या हमने एक डेटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, ये बूलियन डेटा टाइप की एरे है, ये कैरेक्टर अंडरस्कोर सेट, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे, और इज इक्वल टू न्यू बूलियन 128 साइज की डिक्लेयर की है। तो उसने हमें फॉलो अप क्वेश्चन कहा कि इफ वी कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स, आपने सोल्यूशन तो दे दिया लेकिन इसमें आप एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है एडिशनल, और आप ये नहीं कर सकते, ये फॉलो अप क्वेश्चन है, फिर क्या करेंगे? इन प्लेस इसको कहते हैं ऑपरेशंस करना, जैसी इनपुट है उसको वहीं मॉडिफाई करना, कोई नई एरे नहीं, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं। तो फिर हमें करना पड़ता है ए बी सी। इसमें एक ये होता है कि हम हर कैरेक्टर को बाकी सारे कैरेक्टर्स कंपेयर करते हैं, इसमें ओ एन स्क्वायर आ जाती है। जिस तरह मैंने कब देखना है कि ये यूनिक है या नहीं, तो मैं पहले ए को कंपेयर करूंगा बी से, फिर ए को कंपेयर करूंगा सी से, फिर उसके बाद मैं बी पे जाऊंगा, मैं कंपेयर करूंगा उसको ए से, फिर बी को कंपेयर करूंगा सी से, फिर इसी तरह सी पे मैं जाऊंगा, सी को जी सर क्वेश्चन होता पता है? अच्छा चलिए, सी को कंपेयर करूंगा बी से और फिर सी को कंपेयर करूंगा ए से। हर एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे हम। जिस तरह अगर हमारे पास होता ए बी सी और ए, तो उसमें हमने करना होता, तो हम पहले एक कंपेयर करते बी से, क्या ये सेम है? नहीं, तो इसका मतलब है आगे चलो। ए को कंपेयर करते हैं सी से, क्या ये सेम है? नहीं, आगे चलो। फिर ए को कंपेयर करते हैं ए से, ये दोनों एलिमेंट्स क्योंकि सेम है तो वो हमारा स्ट्रिंग यूनिक ना रहा। तो इसमें ये होता है, अगर हम इसमें हम कोई एरे या कुछ नहीं डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ दो फॉर लूप्स लगा के करेंगे, तो उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन नहीं, ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाती है। ओ ऑफ एन स्क्वायर तब होती है जब हम हर एलिमेंट के लिए कोई पूरी ट्रेवर्स करें। इस तरह इस एलिमेंट के लिए मैं बाकी सारों से कंपेयर करूंगा, फिर इस एलिमेंट बी के लिए मैं बाकी सारों से कंपेयर करूंगा, फिर सी के लिए बाकी सारों से, फिर इस वाले ए के लिए बाकी सारों से। तो इसमें टाइम हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, इन स्पेस वो वन हो जाएगी, क्योंकि हम कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे, हम जो मॉडिफिकेशन जो इन प्लेस कर रहे हैं, इनपुट जो है उसी को चेंज कर रहे हैं, कोई नया डेटा स्ट्रक्चर, कोई नया array या कोई हैश टेबल वगैरह नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। ये पहला सोल्यूशन क्लियर है, तो मैं दूसरा एक्सप्लेन करता हूँ। पर मुझे ये चलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच लगी, इसके अंदर फिर टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, वो एक क्वेरी कर लेगा फिर लूप करेगा फिर सेकंड लेगा फिर लूप करेगा। जी जी, आपका पॉइंट सही है। वो है कि अगर उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन है, जिस तरह हमने ये ऊपर जो किया ना, इसमें इसमें तो ओ ऑफ एन आ रही है हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी। एक सेकेंड, जैसे मैं समझ गया, ये मतलब ये उनकी कंडीशन है, अगर एग्जामिनर की कंडीशन है कि मुझे जी जी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल कम कर दो, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई लिमिट नहीं। जी जी। जनरली टेक्निकल इंटरव्यूज में ये होता है कि आपने हर सोल्यूशन के ना, हर प्रॉब्लम के दो तीन या चार सोल्यूशन होते हैं, उनमें सब में टाइम और स्पेस के ट्रेड ऑफ्स होते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू पहले आपसे एक सोल्यूशन के बाद वो फॉलो अप क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका पॉइंट सही है, इसमें फिर ज्यादा ब्रूट फोर्स हो जाएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर। अच्छा, दूसरा उसमें ये होगा कि ये अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बेशक बता दें, आप चैट में पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके। इफ यू आर अलाउड टू मॉडिफाई द इनपुट स्ट्रिंग, कुछ कुछ केसेस में होता है इंटरव्यू आपको इनपुट कहता है मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर इंटरव्यू आपको कहता है कि आप इनपुट कर सकते हैं मॉडिफाई, तो हम करते स्ट्रिंग को सॉर्ट, उसमें होता है एन लॉग एन टाइम, और फिर सारों को आपस में चेक करते हैं। तो मैं एक सेकंड, इस तरह अगर कोई सॉर्टेड स्ट्रिंग नहीं है, सी बी जेड ए एंड देन सी, इसको हम सॉर्ट कर लेते, तो आता है हमारे पास ए बी सी सी और जेड। इसको हमने सॉर्ट कर लिया अल्फाबेटिकली, एंड देन linearly check the string for neighboring characters that are identical। हम करते हैं linearly check,
इसको चेक करते हैं, इसका नेबर कैसे आइडेंटिकल है? नहीं। अच्छा, बी को चेक करें, इसका और इसका राइट पे जो नेबर है वो आइडेंटिकल है? नहीं। अच्छा, सी को चेक करें, सी और इसके राइट पे जो नेबर है वो आइडेंटिकल है? यस। तो आप रिटर्न कर दें फॉल्स, कि ये स्ट्रिंग यूनिक नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में, जो नेबर्स हैं वो आपस में सेम है, तो यूनिक नहीं है। तो ये दूसरा सोल्यूशन होगा इसमें। इन्होंने फिर ये मेंशन किया कि these solutions are not as optimal in some respects but might be better depending on the constraints of the problem। कि इनमें complexity तो ज्यादा हो रही है, जिस तरह n log n ज्यादा है o n से, और n squared उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये कि कंस्ट्रेंट्स कभी कभार इंटरव्यू दे देता है हमें कि आपने रिलेशनल डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं यूज करने। तो इन दैट केस इट्स गुड टू नो कि आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज सर चैट ये में जो पूछ लें, आप अनम्यूट करके। लास्ट टेक्निक आपने बता दी, इसके अंदर पहले हम अपनी स्ट्रिंग की एरे को सॉर्ट करेंगे ना। जी जी जी, सॉर्ट करेंगे फिर आइडेंटिकल उनको चेक करेंगे। तो सॉर्ट करने की कम्प्लेक्सिटी तो n log n आ जाएगी। चेक करने की एक्स्ट्रा कोई कम्प्लेक्सिटी, मतलब n log n से कम ही होगी तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। चेक करने में होगा हर स्ट्रिंग को, हर कैरेक्टर को उसके राइट पे जो नेबर है उससे चेक कर लो कि क्या वो डिफरेंट है या सेम है। अगर सेम है तो यूनिक नहीं है स्ट्रिंग, अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब स्ट्रिंग यूनिक है। फिर आगे आगे ट्रेवर्स करते हैं, जिस तरह ए को बी से कंपेयर कर लिया, बी को सी से, फिर सी को उसके नेबर सी से। तो उसमें जो मेन कम्प्लेक्सिटी है हमारी वो n log n इसलिए कि हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉर्ट करना पड़ रहा है। तो क्लियर? ओके। जी जी, ठीक। चैट में क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। ये ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन का कोई ना कोई ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो? जी जी, हर क्वेश्चन का करता है ब्रूट फोर्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। हर क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स होता है जो आपको देख के क्लियर हो जाता है, या जिसमें आपको कम टाइम लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं टाइम के उसमें या स्पेस के उसमें, या टाइम कम यूज करे या टाइम ज्यादा यूज करे स्पेस कम यूज करे। वो इंटरव्यू कहते हैं। लेकिन ब्रूट फोर्स में होता है कि आपको बस जो भी समझ आ रहा है, आप टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं सोचते। आप कहते हैं कि बस ये क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कोड ऐसे लिखना है तो चले, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता एक कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वो ब्रूट फोर्स होता है, सबसे नाइव अप्रोच होती है, सबसे जनरली आसान होती है सोचना, और ऑप्टिमाइज करना उसको मुश्किल होता है। तो जी, ब्रूट फोर्स यूज करते हैं। जी सर, मुझे टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में क्लियर नहीं हुआ, और कोड भी अच्छे से समझ नहीं आया क्योंकि मैं पहले टाइप से लर्निंग करता हूँ। अच्छा, ये मेन चीज है कि लॉजिक आपको अगर क्लियर हो गया तो कोड में तो सिंटैक्स है। अगर आप चाहें सर दानिश तो आप वो कोई अनम्यूट कर दें या कोई लाइन पिन पॉइंट कर दें कि ये लाइन मुझे समझ नहीं है इसके सिंटैक्स में, मैं टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का फिर से समझा देता हूँ। अस्सलाम सर। जी जी। सर ये आपने दो डबल साइन लगाए ना, स्मॉलर देन वन, स्मॉलर देन वैल्यू, वेरिएबल वेरिएबल है, नहीं नहीं नहीं, जी जी जी, बी ये वाला डब्ल्यू एल। सोल्यूशन हमने नहीं किया। ये वो बिट मैनिपुलेशन ये वाला नहीं किया हमने। हमने जो कोड वाला ये वाला सोल्यूशन नहीं किया है करवाया वो अभी? ये वाला। नहीं नहीं, ये वाला नहीं कराया। ठीक है यार। ये वाला कराया है हमने। आप जी। और और ये दो डिस्क्रिप्शन को किया। अच्छे से बता दीजिएगा ये सोल्व करवाने से पहले। जी जी, ये है कि स्ट्रिंग यूनिक है नहीं। ठीक है सर। जी ठीक है। आपको कुछ और अगर क्लियर ना हुआ तो फिर बता दें। चलें ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स अगर हम ना यूज करें तब ये सोल्यूशन थे। अब हमारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं 1.2 का थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ, तो फिर हम देखते हैं। 1.2 है चेक परम्यूटेशन। तो ये अपर लेफ्ट में बता दूं, परम्यूटेशन इसेंशियली होती है कि एक कॉम्बिनेशन, अगर हमें दो इनपुट स्ट्रिंग्स दी हो तो हमने देखने के ये दोनों एक दूसरे कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल कैट और डक, ये दोनों एक दूसरे के परम्यूटेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन है कि इसको अगर हम रीअरेंज करें CAT को तो ये TAC बन जाता है। तो हमने एक ऐसा मेथड लिखना है
जो दो स्ट्रिंग उसको हम इनपुट दें और वो डिसाइड करे कि जो हमें स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग्स हैं आपस में परम्यूटेशन हैं एक दूसरे के, नहीं दोनों कॉम्बिनेशन हैं एक दूसरे के, नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज बता दो। चलो मैं थोड़ा सा सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें वही हमें इंटरव्यू करेगा, पहले आपने हमेशा जो भी आप बंदा आपका इंटरव्यू करे उससे क्लैरिफाइड क्वेश्चन जरूर करने होते हैं। इससे फिर पता लगता है कि आप डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, आप पहले कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि परम्यूटेशन केस सेंसिटिव है या नहीं। इस तरह गॉड और डॉग परम्यूटेशन है एक दूसरे के या नहीं, क्योंकि लेटर वाइज तो है, लेकिन इसमें जी कैपिटल है और डॉग में स्मॉल है। तो ये हमने पूछना है। एक और हमें पूछना है, एडिशनली वी शुड आस्क इफ व्हाइट स्पेस इज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल ये गॉड और डॉग एक दूसरे की परम्यूटेशन है या नहीं। लेटर्स को तो हम रीअरेंज करें तो परम्यूटेशन है, लेकिन यहाँ स्पेस आ रही है तो क्या हम इसको लाते हैं खातिर में या नहीं, मतलब इसको हम कंसिडर करते हैं। जब सोल्यूशन को देखें तो परम्यूटेशन, एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग आपस में परम्यूटेशन तभी हो सकते हैं जब उनकी लेंथ इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं एक तरफ कैट हो हमारे पास, दूसरी तरफ हो सिर्फ सी है, तो ये तो हम किसी भी तरीके से इसको रीअरेंज कर लें छोटे वाले को, ये इसके इक्वल नहीं, परम्यूटेशन नहीं बनेगा ये। परम्यूटेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन तो हमें देख के नजर आ रही है कि दोनों की लेंथ इक्वल हो। इसकी भी लेंथ 3 है और इसकी भी लेंथ 3 है। और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन तो हमारी ये है, strings of different lengths cannot be permutations of each other। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि वो इक्वल है एक दूसरे के या नहीं। अच्छा, सबसे आसान जो सोल्यूशन है इसका ब्रूट फोर्स जो है कि हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट कर लें। जब सॉर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं फिर से दिखाऊं, एक तरफ हमारे पास है कैट और एक तरफ हमारे पास है टी ए सी। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो क्या बनता है, ए सी देन टी। सिमिलरली मैं टी ए सी इसको सॉर्ट करता हूँ तो क्या बनता है, ए देन सी एंड देन टी। तो हमने सॉर्ट किया जिसमें n log n टाइम लगता है। उसके बाद हम आपस में बस कंपेयर कर लेंगे कि अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब है वो परम्यूटेशन से एक दूसरे के, वरना नहीं थे। इसमें हम कर रहे हैं कि हमारा एक मेथड है स्ट्रिंग सॉर्ट, उसको एक स्ट्रिंग पास होती है इनपुट के तौर पे। ये जावा में हमें करना पड़ता है, कैरेक्टर एरे बनाते हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग को उस तरह मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो जो भी कैरेक्टर्स ना उनकी एरे बना लेते हैं और फिर उनको सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन मेथड है परम्यूटेशन। उसको दो स्ट्रिंग्स मिलते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उनकी लेंथ इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर तो परम्यूटेशन हो ही नहीं सकते, उसी वक्त हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। वरना हम क्या करेंगे, दोनों उन पे सॉर्ट का मेथड कॉल करेंगे, रिटर्न सॉर्ट एस डॉट इक्वल सॉर्ट टी। सॉर्ट एस पहला स्ट्रिंग हम इस मेथड में पास करेंगे सॉर्ट करने के लिए, और दूसरा स्ट्रिंग फिर साथ में ये प्री डिफाइंड फंक्शन है इक्वल्स का। अगर वो एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स। ये अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो पता है। ये सबसे इसका ब्रूट फोर्स और सिंपल सोल्यूशन है, नाइफ सोल्यूशन जो है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो माइक म्यूट कर लें, बेशक चार्ट में पूछ लें। चलें, आई एम अज्यूमिंग कि क्लियर हो गया फिर। सर sorting में आपने क्या बताया है टाइम कम्प्लेक्सिटी? सॉर्टिंग में n log n। तो सर ये मतलब ये कौन सा जो हमारे पास sorting के मेथड्स हैं, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट वगैरह, तो हम्म। उनमें से कौन सा हम यूज करेंगे या हम बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे? नहीं नहीं, बिल्ट इन मेथड यूज करें। बिल्ट इन मेथड में ऑटोमेटिकली जिसकी सबसे कम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगा। सीधे प्रोग्रामिंग में बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं और आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ हम बिल्ट इन मेथड यूज करें ना, देखिए ये है। सर वैसे जो एन लॉग जो है ये किस सॉर्ट मेथड की है, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। ये कोई आइडिया? एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये शायद
नहीं सर, मुझे इसका नहीं, मुझे ये पता है कि वो सबसे ऑप्टिमल जो होता है हमारा सॉर्टिंग का वो एन लॉग इन होता है। तो वो बाय डिफॉल्ट अगर हम सॉर्ट को पास करें तो वो ये करते हैं। मर्ज सॉर्ट ठीक होता है। है इनका। जी जी, मर्ज सॉर्ट कर, थैंक यू। चलिए, कोई और क्वेश्चन है किसी का तो बताएं, फिर हम 4 मिनट रह गए, तो अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, वरना मैं सेकंड सोल्यूशन थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अगर ये कुछ क्लियर नहीं हुआ सेकंड वाली प्रॉब्लम में, या जो पहले प्रॉब्लम की थी वो, या कुछ जनरली क्लियर नहीं हुआ, तो आप पूछ लें भी बेशक, या चार्ट में क्वेश्चन लिख दें, वरना मैं कोशिश करता हूँ एक सेकंड सोल्यूशन है इसका वो जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। चलिए, फिर आई एम अज्यूमिंग कि क्लियर है। इन्होंने यही लिखा हुआ है, दिस एल्गोरिथम इज नॉट एज ऑप्टिमल इन सम सेंसेस, लेकिन ये प्रेफरेबल इसलिए क्योंकि सिंपल है, बहुत क्लीन है, मतलब कम लाइन लिखनी पड़ी कोड की, और बहुत इंटुइटिव है कि बस सिर्फ सॉर्ट करो दोनों स्ट्रिंग्स और कंपेयर कर लो। दिस मे वेरी वेल बी अ सुपीरियर वे, ये इसलिए क्योंकि कंप्लेक्सिटी तो ज्यादा आ रही है, लेकिन इसमें सिंपल ये है कि कम लाइन लिखनी पड़ी है कोड को, बहुत इजीली समझ आ रहा है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत। लेकिन वही कह रहा है कि इंटरव्यू हमसे कहते हैं कि ये ब्रूट फोर्स है, हमें टाइम कंप्लेक्सिटी कम करके दो, एफिशिएंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जी, चार में सवाल है सर, लाइन 1 to 5 रिपीट कीजिएगा। जी सर। जी, लाइन 1 to 5 में है, हमने सॉर्टिंग का एक मेथड बनाया खुद। अब जावा में ये होता है कि स्ट्रिंग्स को ना हम उस तरह नहीं मॉडिफाई कर सकते, तो स्ट्रिंग की पहले हम कैरेक्टर अरे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनपुट स्ट्रिंग है ना CANNT, तो उसको हम इस तरह नहीं मॉडिफाई कर सकते, हम बनाएंगे ये एरे बनाइए, ये डेटा टाइप है कैरेक्टर, ये एरे को सिग्निफाई करता है जावा में, और एक कंटेंट है उसका नाम, इज इक्वल टू S.to कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे बना देगा एसेंशियली इसकी, कि जैसे CAT, तो उस तरह पर हम ये, फिर उस एरे को हम सॉर्ट कर लेंगे, java.utils.array sort, फिर इसको हम सॉर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगी ACT, और फिर हम ये सॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो ये एसेंशियली हमने सॉर्टिंग का ही मेथड बनाया। मेन चीज इसमें है कि हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है कैरेक्टर एरे में, कि उस स्ट्रिंग को डायरेक्टली हम कुछ नहीं मॉडिफाई कर सकते, एरे की फॉर्म में अपना हम सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। चलिए, ये अगर क्लियर ना हो किसी को तो बता दें। मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए, 9:58, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में या पिछले वाले के बारे में। और बाकी बुक मैं स्लैक चैनल में शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री, आप स्लैक चैनल में भी पूछ सकते हैं। क्या जी होगा जी, वैसे? क्वेश्चन। जी सर। सर हमारा टास्क क्या होगा, मतलब अब हम लोग कैसे इसको करेंगे? हम बारी बारी हम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते रहेंगे, तो आपको कोई भी चीज क्लियर ना हो आप स्लैक चैनल में पूछ लें, तो हम अगले सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एसेंशियली लीड कोड की तरह है, लेकिन ये बुक फॉर्म में है। तो मैं बुक को भी शेयर कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा, कि अगर वो आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप चाहें अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो आप बेशक प्रेजेंट भी कर सकते हैं आप सेशंस में, आप अगर मेंशन कर दें कि मैंने ये क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। वरना अगर आपको कोई चीज अपने एंड पे क्लियर नहीं होती, आप खुद करने की कोशिश करें, आपको सोल्यूशन नहीं क्लियर हुआ, फिर जो हमने सॉल्यूशंस क्वेश्चंस किए हुए हैं सेशंस में, तो आप आके फिर से स्लैक चैनल मेंशन कर दें, तो हम फिर से सेशन में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। तो इसमें ये है, तो इसको बुक को फिर आप यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर हम क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं इधर? जी जी, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, वैसे मतलब सोल्यूशन तो मैंने यहाँ दिए हुए, ये जावा में, लेकिन हाँ आप किसी में भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर मेन चीज ये लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, मेन चीज है लॉजिक, कि अगर आपको एल्गोरिदम आता हो ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोडिंग इंटरव्यू में यही होता है कि आपसे लैंग्वेज आप चूज करते हैं। तो इसमें जिस तरह बुक में तो सॉल्यूशंस हैं, ये तो जावा में है, तो अगर आपको दिल चाह रहा है तो आप किसी और उसमें भी सॉल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना आप इसमें भी कर सकते हैं। मेन चीज इसमें बस थोड़ा सा बहुत ही सिंटैक्स का डिफरेंस है पाइथन से, लेकिन मेन, हाँ जी जी, अगर आप चाहें तो अपनी श्योर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं प्रेजेंट। चलिए, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो स्लैक चैनल में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 o'clock हो गई, तो फिर अभी वो अगले सेशन का टाइम हो गया, तो
थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई सजेशन हो तो आप बेसिक स्लैक चैनल में लिखते हैं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर टुडेस सेशन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना, वो डायरेक्टली स्लैक चैनल में पूछ सकते हैं। थैंक यू मोहम्मद कुर्बान, ग्रेट सेशन, थैंक यू वेरी मच। तो कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे टैग कर सकते हैं, इब्राहिम लेक, आर इब्राहिम लेक। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप वहां पूछ सकते हैं, आपको स्लैक चैनल में रिप्लाई कर दूंगा। उस वक्त भी आपको अगर ना समझ आई तो आज जो मैंने प्रॉब्लम्स की हैं, वो आपको कुछ भी समझना ही तो आप वहां कर सकते हैं ट्रैक, वहां क्लियर कर दूंगा। नहीं तो फिर हम अगले सेशन में वही प्रॉब्लम फिर से रिपीट करेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, आप टाइम निकाल के आए अपना और आपने सुना। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. Allah Hafiz, everyone. थैंक यू मैम।